हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्स कंपनी। अगर आपकी डिलीवरी ऑलरेडी हो चुकी है तो आपको तो ये पता ही होगा कि छोटे बेबीज़ को गैस की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा होती है। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये आपके लिए एक सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकता है, पर ये बिल्कुल सच है कि छोटे बेबीज़ को गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। छोटे छोटे क्यूट बेबीज़ ये नहीं समझते कि लोग उनके साथ कौन सा मोमेंट शेयर कर रहे हैं, कौन उन्हें विज़िट करने आए हैं या वो किनकी गोद में है। वो बड़े आराम से गैस पास कर देते हैं और बेबीज़ के हर एक्टिविटी पे लोग हंस देते हैं, उनको काफ़ी इन्जॉय करते हैं। पर अगर बेबीज़ के गैस की प्रॉब्लम को सीरियसली ना लिया जाए तो उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा रोते भी हैं। और ऐसे टाइम पे पेरेंट्स को बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो क्या करे जिससे बेबीज़ को वो कंफर्ट फील करवा सके। बेबीज़ जब भी रोते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही रीज़न होता है कि उन्हें गैस की प्रॉब्लम हो रही है, जिसके कारण उन्हें डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेबीज़ को जब गैस की प्रॉब्लम होती है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके क्या रीज़न्स होते हैं और हम एज अ सल्यूशन क्या कर सकते हैं जिससे बेबीज़ को गैस से छुटकारा दिलाया जा सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि बेबीज़ को गैस की प्रॉब्लम क्यों होती है। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि बेबीज़ मिल्क ही पीते हैं, जिससे उनके अंदर बहुत सारा गैस फॉर्म होता है। अगर बेबीज़ ब्रेस्ट फीड ले रहे हैं तो उनके लिप्स और ब्रेस्ट के बीच का सक्शन अगर सही से ना बैठा हो तो वो मिल्क के साथ साथ बहुत सारा एयर भी गल्प इन करते हैं। सिमिलरली अगर वो बॉटल फीड ले रहे हैं और उनका सक्शन ठीक से नहीं है और अगर आपको क्रिंकली साउंड सुनाई दे रहा है तो भी इसका मतलब ये है कि वो मिल्क के साथ बहुत सारा एयर गल्प इन कर रहे हैं। सेकेंड रीज़न फीड के दौरान उनका पोस्चर है। अगर फीड के दौरान बेबी स्लैंटिंग पोजीशन में नहीं है या फिर उनके चेस्ट लेवल से उनका हेड डाउन है या फिर फीड के बाद आपने उन्हें सुला दिया, बर्प नहीं करवाया, तो भी उन्हें गैस की प्रॉब्लम होती है। थर्ड रीज़न होता है फार्मूला फीड। अगर आप अपने बेबी को फार्मूला फीड दे रहे हैं तो आप ये जान लें कि फार्मूला में शुगर लेवल ज़्यादा होता है और वो बेबीज़ के लिए हार्ड टू डाइजेस्ट भी होते हैं। तो अगर आप फार्मूला फीड दे रहे हैं तो इससे भी उन्हें गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ रीज़न ये होता है कि उनका इमेच्योर डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी बेबीज़ के सारे ऑर्गन्स उतने ज़्यादा मेच्योर नहीं होते, तो उन्हें वो डाइजेस्ट और वो सब करने में दिक्कत होती है, तो इससे भी बेबीज़ को गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। फिफ्थ एंड लास्ट रीज़न ये है कि बेबीज़ जब रोते हैं, जब उन्हें हिचकी आती है तो भी वो बहुत सारा एयर गल्प इन कर लेते हैं। तो गाइस, ये थे सारे रीजंस जिनकी वजह से बेबीज़ को गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं उन सारे सिम्टम्स के बारे में जिससे हमें पता लग सके कि बेबीज़ को गैस की प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले तो बेबीज़ को कुछ भी कहना हो, कुछ भी एक्सप्रेस करना हो तो वो रोते हैं। अगर उन्हें नींद आ रही है, उन्हें सोना है तो वो रोते हैं। अगर उन्हें भूख लगी है तो वो रो कर एक्सप्रेस करते हैं। अगर उनके पेट में दर्द हो रहा है तो भी वो रो कर एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर आपका बेबी बहुत देर से रो रहा है, जैसे कि 1 घंटा हो गया और आपका बेबी शांत ही नहीं हो रहा, तो ये उनके पेट में ट्रैप्ड गैस की वजह से जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसकी तरफ इशारा हो सकता है। सेकेंड, अगर आपका बेबी अननेसेसरी क्रैंकी हो रहा है, वो बेवजह चिड़चिड़ कर रहा है, आपको पता है उसका पेट भरा है, उसकी नींद पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी वो क्रैंकी हो रहा है, तो ये भी उसके गैस की तरफ एक इशारा हो सकता है। थर्ड, अगर आपका बेबी गैसी हो रहा है तो हो सकता है वो फीड ना लेना चाहे, हो सकता है कि उसे शांति से लंबे टाइम के लिए नींद ना आए, या फिर ये भी हो सकता है कि वो बिल्कुल भी सो ना पाए। फोर्थ सिम्टम ये हो सकता है कि जब आपका बेबी रो रहा है तो उसका फेस बहुत ज़्यादा लाल हो जाए। फेस का लाल होना ये इंडिकेट करता है कि बेबीज़ पेन में हो सकते हैं और ये पेन हो सकता है उनकी गैस की वजह से हो। तो ये सारी हो गई बातें कि बेबीज़ को गैस की प्रॉब्लम क्यों होती है, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम एज अ सल्यूशन क्या कर सकते हैं जिससे बेबीज़ को गैस की प्रॉब्लम से रिलीफ मिले।
जब बेबी को गैस की प्रॉब्लम होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि बेबी को बर्प करवाया जाए, क्योंकि हमें पता है कि जब हम बेबी को बर्प करवाते हैं तो इससे उनकी गैस रिलीज़ हो जाती है और उन्हें कंफर्ट फील होता है। तो अगर आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं तो हर 10 मिनट में उन्हें उठाकर बर्प करवाएं, या फिर जब भी आप साइड चेंज कर रहे हैं तब उन्हें बर्प करवाएं, और एक बार जब वो फीड ख़त्म कर ले तब उन्हें बर्प करवाएं। अगर आप अपने बेबी को बॉटल फीड करवा रहे हैं तो बॉटल का जो हाफ मिल्क है जब वो कंज्यूम कर लेते हैं उसके बाद उन्हें एक बार बर्प करवा दें, और जब वो बॉटल कंप्लीट कर लें तब उन्हें एक बार एंड में बर्प करवा दें। मैंने बर्पिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किया है इस वीडियो के एंड में, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। अभी बात करते हैं अपने सेकेंड रेमेडी के बारे में। बेबी की नाभि के अराउंड हींग का पेस्ट लगाने से बेबीज़ को गैस की प्रॉब्लम से बहुत जल्दी रिलीफ मिलती है। इसके लिए आपको थोड़ा सा पानी लेना है, उसे गर्म करना है और थोड़ा सा हींग ऐड करना है। अब इस पेस्ट को थोड़ा ठंडा कर लें ताकि बेबी की स्किन पे ये हार्श ना हो, क्योंकि उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। अब आपको इस पेस्ट को बेबी के नाभि के अराउंड हल्के हाथ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन में लगाना है। आप इस पेस्ट को न्यूबॉर्न से लेकर बड़े बच्चों को भी लगा सकते हैं। इस पेस्ट को लगाने के आधे घंटे बाद आप इसे गीले कपड़े से पोंछ दें या फिर बेबी को वार्म वाटर से नहला दें। इस रेमेडी से बेबीज़ को गैस से रिलीफ मिलती है। कई बेबीज़ को ये पेस्ट लगाने के बाद मोशन भी पास हो जाता है, और अगर बेबी को हल्का फुल्का कोल्ड एंड कफ है तो भी आप इस पेस्ट को हल्के हाथों से उनके चेस्ट एरिया पे मसाज कर सकते हैं। इससे भी उन्हें काफ़ी रिलीफ मिलती है। बट अगर उन्हें बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड कफ हो रहा है तो आप प्लीज़ हींग के पेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, आप अपने डॉक्टर को ज़रूर विज़िट करें। हींग के पेस्ट को अप्लाई करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हींग का पेस्ट जब आप नाभि के अराउंड लगा रहे होते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो पेस्ट बेबी के नाभि के अंदर ना जाए, स्पेशली जब तक उनका अम्बिलिकल कॉर्ड ना गिरा हो। इससे बेबी को एलर्जी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि आपका बेबी उस एरिया में अपने हाथों को ना ले जाए जब वो हींग का पेस्ट लगा हुआ हो, स्पेशली जब आपका बेबी 10 मंथ से छोटा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इस स्टेज पे बेबीज़ के डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही इमेच्योर होते हैं और वो कोई भी स्पाइस डाइजेस्ट करने की स्टेज में नहीं होते हैं। तो अगर वो बेबी अपना हाथ उस एरिया पे ले जाता है और फिर वही हाथ अपने मुंह में ले जाता है तो उनके हाथ के थ्रू वो हींग का पेस्ट उनके स्टमक में जाएगा, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। थर्ड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जिस एरिया में आपने वो हींग का पेस्ट लगाया है वहाँ पे बेबी को कोई स्किन एलर्जी या रैश ना दिख रहा हो, या फिर अगर आपने जहाँ पे लगाया है तो उसके बाद में अगर बेबी बहुत ज़्यादा रोने लगा तो आपको उसे जल्दी से गीले कपड़े से पोंछना है, और अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो तो आपको अपने डॉक्टर को विज़िट करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले रेमेडी की तरफ, जो ये है कि हमें बेबी के फीड के दौरान ये ध्यान में रखना है कि अगर हम अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं तो वो प्रॉपरली लैश्ड हो। बेबी के लिप्स और आपके ब्रेस्ट के बीच का जो सक्शन है वो अच्छे से होना चाहिए। अगर बेबी फीड लेते टाइम वो क्लिंकी साउंड निकाल रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेबी मिल्क के साथ बहुत सारा एयर भी गल्प इन कर रहा है। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि निपल्स के साइड पे जो डार्क वाला एरिया होता है जिसे हम एरियोला भी कहते हैं वो बेबी के माउथ के अंदर पूरा होना चाहिए, और ना कि सिर्फ निपल्स। वो अच्छे से सक करे, अच्छे से ग्रिप बना रहे तो बेबी कम से कम एयर गल्प इन करता है। अगर आप अपने बेबी को बॉटल फीड करवा रहे हैं तो उनके एज के हिसाब से मार्केट में निपल साइज़ मिलते हैं, तो आप उनकी एज के हिसाब से बॉटल का सही निपल साइज़ चूज़ करें। अगेन जो बेबी फीड के टाइम एक्स्ट्रा एयर गल्प इन करते हैं ये उसे रिड्यूस करने के लिए बहुत ज़रूरी है।
अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि फीड लेते टाइम आपके बेबी का पोस्चर सही होना चाहिए, चाहे वो ब्रेस्ट फीड ले रहा हो या फिर फॉर्मूला फीड ले रहा हो। बेबी का पोस्चर ऐसा होना चाहिए कि उसका सिर और नेक वाला एरिया उसके टमी के लेवल से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, थोड़ा सा अपराइट पोजीशन में। और बेबी जब फीड ले ले तो आप उसे प्रॉपरली बर्प करवा लें। अगला पॉइंट ये है कि अगर आप अपने बेबी को बॉटल फीड करवा रहे हैं और आप ये नोटिस कर रहे हैं कि बॉटल फीड लेने के बाद बेबी को बहुत ज़्यादा गैस फॉर्म हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में रहता है, तो आप अपने डॉक्टर को विज़िट कीजिए और उनसे एक दूसरा फार्मूला प्रिस्क्राइब करने को कहिए। बिकॉज़ ये ज़रूरी नहीं कि हर फार्मूला फीड हर बेबी को सूट करे। हो सकता है कि आप जो फार्मूला अपने बेबी को दे रहे हैं वो उसे सूट नहीं कर रहा है और बेबी के अंदर बहुत ज़्यादा गैस फॉर्म कर रहा है। अगला पॉइंट ये है कि अगर आपका बेबी फीड ले लेता है और उसके 20-25 मिनट बाद भी वो उसे बर्प नहीं आया, उसे गैस की प्रॉब्लम हो रही है, वो क्रैंकी हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे आप अपने बेबी को टमी टाइम भी दे सकते हैं। आपको अपने बेबी को टमी के साइड पे सुलाना है और इससे कई बार बेबीज़ की गैस रिलीज़ ईजिली हो जाते हैं। टमी टाइम के दौरान कई बच्चे स्पिट अप भी कर देते हैं बर्प के साथ, तो आप एक बर्पिंग क्लॉथ बेबी के मुंह के नीचे रख दें ताकि वो जो भी स्पिट अप करे वो उसी में रहे। टमी टाइम पे आपको एक बात और ध्यान रखना है कि इस टाइम पे आपको बेबी को अकेला नहीं छोड़ना है, क्योंकि कई बार बेबी वॉमिट कर देते हैं या वो अपना सिर संभाल नहीं पाते और अपना फेस बेड पे या जो भी सरफेस पे आपने टमी टाइम दिया है उस पर वो टिका देते हैं, तो ये थोड़ा रिस्की है। तो ऐसे टाइम पे आप बेबी को सीधा कर सकें तो आप अपने बेबी को टमी टाइम पे अकेला बिल्कुल भी ना छोड़ें। टमी टाइम के दौरान आपको एक और बात ध्यान रखना है कि आप बेबी को इस पोजीशन में सुलाएं नहीं, ये बेबी के लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है। अगली रेमेडी है एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइजेस आप देख रहे हैं ये सारे एक्सरसाइजेस बेबी के ट्रैप्ड गैस को नेचुरल वे में निकालने में हेल्प करती है। इन एक्सरसाइजेस को आप बेबीज़ को मसाज करने टाइम दे सकते हैं या फिर ऐसे ही बेबी से बातें करते टाइम, खेलते टाइम, इवनिंग या नाइट टाइम में भी दे सकते हैं। कभी कभी बेबीज़ चाह कर भी गैस पास नहीं कर पाते हैं, ऐसे टाइम पे आप उन्हें जेंटल मसाज भी दे सकते हैं, जैसे कि उनके शोल्डर एरिया पे, उनके लेग्स पे या फिर उनके बैक पे अपने हाथों से हल्का हल्का सर्कुलर मोशन में आप उन्हें रब भी कर सकते हैं। ऐसे में बेबीज़ काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं और गैस को ईजिली पास कर देते हैं। अगले पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आपका बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा है, जैसे 3 घंटे से ऊपर रो रहा है या फिर हफ्ते में 3 दिनों से ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो फिर आपके बेबी को कॉलिक की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में आप अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके डॉक्टर आपको कॉलिकेट ड्रॉप्स या फिर ग्राइप वाटर भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, पर प्लीज़ आप इन दोनों में से कुछ भी अपने बेबी को बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए ना दें। कई लोग ऐसे सिचुएशन में अपने बेबी को जन्म घुट्टी भी देते हैं। टिपिकली कोई भी डॉक्टर जन्म घुट्टी देना एडवाइस नहीं करते हैं, तो मेरी यही सलाह रहेगी कि अगर आपको कोई ये एडवाइस दे रहा है तो भी प्लीज़ आप अपने बेबी को जन्म घुट्टी ना दें। तो गाइज़ ये हो गए सारे रेमेडीज़ जिन्हें इम्प्लीमेंट करके आप अपने बेबी को गैस की प्रॉब्लम से रिलीफ दिला सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ बर्प से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जिससे आपके बेबी को गैस पास करने में काफ़ी ईजी होगा। फर्स्ट, अगर मदर्स बेबी को बर्प करवा रही हैं तो उनको बेबी को थोड़ा लो होल्ड करना है सो दैट उनका ब्रेस्ट बेबी के टमी एरिया के पास हो। ऐसा करने से मदर्स के ब्रेस्ट से बेबी के टमी पे प्रेशर बनता है और ऐसे में उनके टमी में जो ट्रैप्ड गैस है उन्हें रिलीज़ होने में हेल्प मिलती है। इसी सिचुएशन में अगर फादर्स बर्प करवा रहे हैं तो उनको बेबी को ओवर द शोल्डर होल्ड करना है सो दैट उनके शोल्डर से बेबी के टमी पे प्रेशर बने और उनके अंदर जो ट्रैप्ड गैस है वो इजीली रिलीज़ हो सके।
सेकंड, आपको बर्पिंग के दौरान एक बात ध्यान रखना है कि आपको बेबी के बैक पे हल्का हल्का थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर थोड़ा डाउनवर्ड डायरेक्शन में टैप करते रहना है। टैप करना कंटिन्यूअसली ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे बेबीज़ के गैस को रिलीज़ होने में हेल्प मिलती है। थर्ड पॉइंट ये है कि बेबी को बर्प करवाते टाइम आपको एक बर्पिंग क्लॉथ ज़रूर यूज़ करना है क्योंकि कई बेबीज़ बर्प के टाइम थोड़ा सा स्पिटअप या वॉमिट भी कर देते हैं, और अगर वो बर्प के टाइम थोड़ा वॉमिट करते हैं तो इससे आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये बहुत ही नॉर्मल है, बेबी स्पिटअप करते हैं ड्यूरिंग बर्पिंग, तो इट्स वेरी नॉर्मल। फोर्थ, एक बहुत ही अच्छा तरीका है बेबी को बर्प करवाने का, स्पेशली न्यू बॉर्न टू 2 मंथ्स। इससे बेबीज़ के जो गैस है वो बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाते हैं। इस मेथड में आपको बेबी को अपने लैप पे बैठाना है, अपने एक हाथ से बेबी के हेड और नेक को पकड़ के उन्हें सपोर्ट देना है और दूसरे हाथ से बेबी के बैक को जेंटली पैट करना है। इस पूरे प्रोसेस में आपको बेबी को हल्का सा आगे की ओर झुका कर रखना है जिससे उनके पेट में ट्रैप्ड गैस इजीली निकल जाए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि बेबी का वेट मोस्टली आपके हाथ पे आए और ना कि उनके बैक पे। मैंने अपने बेबी को इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए न्यूबॉर्न से 2 मंथ्स तक बर्प करवाया है। समहाउ ये मेरे बेबी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक की तरह काम करता था, तो इसी तरह आपको भी अलग अलग वेज ट्राई करना है और अपने बेबी के लिए जो बेस्ट टेक्निक है, बेस्ट वे है, उसे फाइंड आउट करना है सो दैट इससे आपका और आपके बेबी की लाइफ दोनों ही काफ़ी ईजी हो जाए। अगले पॉइंट में मैं आपको बर्पिंग का एक और मेथड बताऊंगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके बेबी ने तुरंत फीड लिया हो तो आप इस मेथड को अप्लाई ना करें। अगर आपके बेबी ने फीड 20-25 मिनट पहले ले लिया है और उसके बाद भी उसने बर्प नहीं किया है या फिर वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है या रो रहा है, तब आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इस मेथड में आपको अपने बेबी को अपने लैप पे लिटाना है, उनके टमी के साइड पे। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि उसका एक पैर फोल्डेड हो और वो ऐसा हो ताकि उसके नी से उसके टमी एरिया पे थोड़ा प्रेशर बने। ऐसे में आपको उसके बैक पे थोड़ा थोड़ा पैट करना है। ऐसे में उसका गैस बहुत इजीली रिलीज़ हो जाता है क्योंकि इस मेथड में बेबी के टमी में थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। इस मेथड में भी बहुत हाई चांस है कि बर्पिंग के साथ साथ आपका बेबी थोड़ा सा स्पिटअप कर दे। तो आप इस मेथड को जब भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो बेबी के मुंह के नीचे एक बर्पिंग क्लॉथ ज़रूर रख लें ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट ना हो। तो गाइज़, दिस वाज ऑल अबाउट कि बेबीज़ को गैस की प्रॉब्लम क्यों होती है, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या रेमेडीज़ यूज़ करके आप अपने बेबी को गैस की प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकते हैं, और मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर किया रिलेटेड टू बर्पिंग। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके फैमिली या फ्रेंड्स में कोई छोटा बेबी है तो उनके मदर के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर हिट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।